हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस ज़बरदस्त और लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम के अंदर। सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, विच एवर यू फील कनेक्टेड विथ। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं आज आप लोगों की डिमांड पर, आप लोगों ने कहा था कि सर हमें हिंदी का भी वीडियो चाहिए ताकि हम लोग डोमेन सब्जेक्ट के साथ साथ लैंग्वेज की भी शानदार तैयारी कर सकें। तो मैं लेकर आ गया हूँ प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस को समेट कर एक झोली में आप लोगों को पढ़ाने के लिए आज का ये टॉपिक और आज का ये वीडियो जो कि आप लोग आज देख रहे हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। तो चलते हैं, आज के लेक्चर्स को शुरू करते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप लोग एक कॉपी और पेन साथ में रखें ताकि जो मैं फैक्ट्स बीच बीच में बताता हूं ना, वो आप लोग नोट्स कर सकें। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। लिखा गया है, दिए गए शब्द व्याकरण में बी तथा अ उपसर्ग है, तब मूल शब्द क्या है। तो देखिए, व्याकरण जो शब्द है वो 3 टुकड़ों में बटा हुआ है, बी प्लस आ प्लस करण। इसमें आगे 2 उपसर्ग लगे हुए हैं और एक मूल शब्द है। ठीक है, तो वो मूल शब्द है करण। तो वही आपसे पूछा। निराकरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है। इसमें भी व्याकरण की तरह ही 2 उपसर्ग हैं, निर और आ। निर और आज मिलके बन गया निरा और करण हो गया मूल शब्द। याद रखिएगा। अब आपसे इस टाइप के क्वेश्चंस CUET 2024 में पूछे जाएंगे। सही क्रम में सजाने के लिए आपसे कहा जाएगा, कुछ आपको वाक्यांश दिए जाएंगे, उनको आपको रीऑर्डर करके अच्छे से शेड्यूल करके आपको एक सही वाक्य बनाना है। लिखा हुआ है, वश में कर लिया घातक रोग तक को भी, बीमारी से लेकर विज्ञान ने छोटी से छोटी। देखिए, यहाँ से आपको लिखना है, सबसे पहले आपको आएगा 4 नंबर। विज्ञान ने छोटी से छोटी से लेकर घातक रोग तक को भी वश में कर लिया है। देखिए, पूरा मीनिंगफुल सेंटेंस बना। पूर्ण विराम जो है वो सबसे एंड में आएगा। तो जो वाक्यांश में जिसमें पूर्ण विराम लगा होगा ना, वो सबसे एंड में रखिएगा आप लोग, प्रेफरेंस में। तो ऐसे आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आगे आता है, राजा भोज का सपना हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है। तो ये निबंध है जो कि मुंशी सदासुखलाल द्वारा लिखित है। इसका जो प्रकाशन है या जो संपादन है वो 1839 में हुआ था। इसे आप लोग याद रखिएगा, ये आपको आगे बहुत काम में आएगा। ये आपके वो प्रश्न हैं जो आपसे CUET 2022 और 2023 में पूछे गए हैं। इन्हें आप लोग नोट करते जाइए, सही जोड़ी बनाइए। नेत्रहीन, महाकवि, कुछ जलज। दूसरी तरफ लिखा हुआ है द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास और तत्पुरुष समास। तो नेत्रहीन, नेत्र से हीन हो जाएगा, तत्पुरुष के अंतर्गत आ रहा है, और से आ गया तो करण तत्पुरुष। ऐसे ही महान है जो कवि अर्थात महाकवि, एक विशेषण और एक विशेष्य। जाहिर सी बात है कर्मधारय समास ही होगा। तो ए का हो गया 4, बी का हो गया 3। आगे लिखा हुआ है त्रिभुज, पहला पद संख्यावाची है, 3 भुजाओं का समाहार। तो ये हो जाएगा द्विगु समास। ऐसे ही आ जाइए जलज पर। तो जलज, जा आ गया तो जन्म लेने वाला, दा आता तो देने वाला। जलज का अर्थ होता है कमल और जलद का अर्थ होता है बादल। तो डी का हो जाएगा बहुव्रीहि समास। 2 नंबर पे आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। आगे लिखा हुआ है, रसिक प्रिया के लेखक कौन है। अब आया है रसिक प्रिया। आप लोगों ने एक पदवी सुनी होगी, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है। तो रसिक प्रिया के लेखक कवि केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। आगे लिखा है, सही जोड़ी बनाइए, मर्श, बाजी, गगन, शकुंत। तो आप लोगों से यहाँ पे मर्श, बाजी, ये 2 शब्द हैं। आप लोगों ने मर्श सुना होगा, परामर्श। हम डॉक्टर से परामर्श लेते हैं, मतलब सलाह लेते हैं। तो ए का हो गया 4।
ऐसे ही बाजी, आप लोगों ने बाजीराव मस्तानी सुना होगा, तो बाजी का मतलब होता है घोड़ा। ओके, आगे लिखा है गगन, गगन का अर्थ होता है आकाश, इसे आप लोग याद रखिएगा। और पक्षी का एक पर्यायवाची शब्द होता है, वो होता है शकुंत। तो इस तरीके से सही जोड़ियों में आपसे पर्यायवाची शब्द पूछ लिए जाएंगे। आगे लिखा हुआ है सुलोचना एवं श्वेतांबर शब्द में कौन सा समास है, तो बहुव्रीहि समास है। तीसरा अर्थ देने वाले जो शब्द होते हैं ना, उन्हें बहुव्रीहि समास के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। सहकारी दफ्तरों में केवल चांदी का जूता चलता है, रेखांकित शब्द का अर्थ लिखिए। तो चांदी का जूता का मतलब होता है रिश्वतखोरी या घूस। आगे लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है, तो अजात शत्रु, अंधा युग, अंधेर नगरी, तितली और स्कंदगुप्त। इस क्वेश्चन को आप लोग मोस्ट आईएमपी करके टिक कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कई एग्जाम्स में पूछा गया है, आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है, तो अंधा युग और अंधेर नगरी जो है ये रचनाएं जयशंकर प्रसाद की नहीं है। तो कौन सी हैं, तो अजात शत्रु है, ठीक है, तितली है और स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त आपने सुना होगा, एक बहुत ही फेमस नाटक है श्री जयशंकर प्रसाद जी का। जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के कवि हैं। छायावाद में 4 आधार स्तंभ हैं, उन कवियों के नाम प्रसाद, पंत, निराला, वर्मा है। तो इस तरीके से इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। आशा करता हूं यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं आगे, चलिए फिर से आ गया सही क्रम में सजाएं। तो मैंने आपको एक पॉइंट बताया हुआ था अभी कि पूर्ण विराम वाला वाक्य सबसे लास्ट में आएगा। तो यहाँ पे आप रेड पेन से जो नीचे लिखा हुआ है सेंटेंस, उसे देखिए, पूर्ण विराम वाला वाक्य सबसे लास्ट में है। श्रेष्ठ सिद्ध हुई हैं आलू की उन्नत किस्में, उपज और गुण दोनों में, गेहूं धान मक्का और। तो गेहूं धान मक्का और आलू की उन्नत किस्में उपज और गुण दोनों में श्रेष्ठ सिद्ध हुई हैं। आपका पूरा मीनिंगफुल सेंटेंस जो है वो बन गया। आगे लिखा हुआ है तालू में जीभ ना लगना का अर्थ है। तो हम लोग कई बार किसी को कटाक्ष करके बोलते हैं कि तुम्हारी तालू में जीभ नहीं लगती है ना, तो मतलब वो कंटिन्यूअस बोलता है, लगातार बोलता है, तो वो कभी रुकता नहीं है उसका, है ना, समझ रहे हैं आप लोग। तो इस तरीके से इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा लगातार बोलना। जिसकी आशा ना की गई हो के लिए उपयुक्त शब्द है, तो अप्रत्याशित जो है वो उपयुक्त शब्द होगा। ऐसे ही आ गया बयाल, सर्प एवं पन्नग शब्द हैं, तो ये है सांप के पर्याय, इसे आप ये याद रखिएगा। आगे आता है कमल के पूरे फूल पर भौरे मंडराते हैं, भौरे को अंडरलाइन किया गया है, का पर्याय लिखिए। तो हम भौरे को अली कहते हैं, मधुकर कहते हैं, भ्रमर कहते हैं, तो ये सब इनके पर्यायवाची हो गए। एहसान फरामोश का अर्थ क्या है? आप लोग कई बार कई लोगों से कहते हैं कि वो इंसान तो एहसान फरामोश है, तो वो किसी के किए गए उपकार को महत्व नहीं देता है, मानता नहीं है, तो कृतज्ञ हो गया इसका, एहसान को ना मानने वाला इसका मीनिंग हो गया। आप लोग ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है। आगे आते हैं, पक्षी वृंद किस शब्द का बहुवचन है? तो ये पक्षी का बहुवचन है, इसे आप लोग याद रखिएगा। आगे आता है यह कार मेरी है, विशेषण का प्रकार है। तो ये मैंने जैसे आपसे कहा कि यह पुस्तक मेरी है, तो ये अननोन चीज हो गई। अननोन चीज इसलिए कि इसमें आपको संज्ञा का पता ही नहीं है कि कह कौन रहा है, वक्ता कौन है, तो ये सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आ गई। यह वह, ऊपर नीचे, सामने, पास में, बाजू में, ठीक है। सही जोड़ी बनाइए। फिर से आ गया मैच इन दी फॉलोइंग्स। तो जो शोक करने योग्य ना हो उसे अशोच्य कहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। जो महिला अविवाहित हो उसे अनूढ़ा कहते हैं, ठीक है, अनूढ़ा। जिसे कार्य पाने की इच्छा हो उसे चिकीर्षु कहते हैं, ठीक है, और कार्य पाने की इच्छा चिकीर्षा कहलाती है, याद रखिएगा। जिसे महत्व की आकांक्षा हो उसे महत्वाकांक्षा कहते हैं। इस तरीके से आप इस चीज को याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सही क्रम में सजाएं।
भाषा में होता है महत्व विशेष शब्दों का। अब मैंने आपको अभी बताया, फिर से तीसरी बार बता रहा हूँ कि पूर्ण विराम वाला जो चीज है वो सबसे लास्ट में आएगा। तो भाषा में शब्दों का विशेष महत्व होता है, वाकई होता है। आप इस सेंटेंस को एकदम अपनी दिमाग में कंठस्थ कर लें, ठीक है। आगे आते हैं। आशा करता हूं अभी तक आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। आगे आता है सही क्रम में तो बस में कर लिया है घातक रोग तक को भी, बीमारी से लेकर विज्ञान ने छोटी से छोटी। पूर्ण विराम वाला वो है सबसे लास्ट में आएगा। विज्ञान ने छोटी से छोटी बीमारी से लेकर घातक रोग तक को भी बस में कर लिया है। तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। रसिक प्रिया के लेखक कौन है? तो केशव दास हैं। ये फिर से रिपीटेड क्वेश्चन में आ गया। आगे आता है व्याकरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है वी और आ, फिर से आ गया। ठन गोपाल मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कंगाल, मतलब धन शून्य व्यक्ति या जिसके पास कोई संपत्ति या कोई धन नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे आता है सही जोड़ी बनाइए, फिर से आ गया सूरदास, चंद्रवरदाई, केशव दास और सुमित्रानंदन पंत। अब सुमित्रानंदन पंत कौन थे? प्रकृति के सुकुमार कवि जिसे कहा जाता है वो सुमित्रानंदन पंत हैं। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो के रचयिता, और सूरदास को आप जानते ही हैं, केशव दास कठिन काव्य का प्रेत। तो सूरदास का हो जाएगा भक्ति काल के कवि हैं, इनका पीरियड जो है वो भक्ति काल है। चंद्रवरदाई का जो पीरियड है, टाइम पीरियड, वो है आदिकाल। केशव दास का जो टाइम पीरियड है वो है रीतिकाल। और सुमित्रानंदन पंत जो आधुनिक काल के कवि माने जाते हैं वो आपको पता ही होगा। आगे आते हैं पुचकारा कुत्ता सिर चढ़े का अर्थ क्या है? अब आपको पता कैसे चलेगा कि दिया गया लोकोक्ति है या दिया गया वाक्यांश लोकोक्ति है अथवा मुहावरा है? यदि आप जैसे बोले आंख लगना, ना लास्ट में आएगा। जैसे आपने बोला सिर चढ़ना या सिर चढ़ाना, तो उसमें आ जाएगा ना लास्ट में, तो वो मुहावरा हो गया, ठीक है। और यदि आपसे ऐसा पूछ लिया पुचकारा कुत्ता सिर चढ़े, तो ये लोकोक्ति के अंतर्गत आ गया। तो इसका अर्थ होगा ओछे लोग मोह लगाने पर अनुचित लाभ उठाते हैं, ठीक है। तो जिनकी मनोवृत्ति या जिनकी सोच छोटी होती है, ओछे होते हैं, उनको यदि आप थोड़े से काम के लिए यदि हाँ कह दोगे तो वो आपका अनुचित लाभ उठाने लगेंगे। तो इस तरीके से इसका ये अर्थ हो गया, ठीक है। आगे आ गया है सही क्रम में सजाइए। जब क्रिया को देखिए, छठवां सेंटेंस सेट कर दिया जाएगा, आपको बीच के 4 सेंटेंसेस को रीऑर्डर करना पड़ेगा। तो जब क्रिया को अब लिखा है तो उसे कर्ता को छोड़कर कर्म की आवश्यकता होती है, सकर्मक क्रिया कहलाती है। अब मैंने आपको बताया कि पूर्ण विराम वाला वाक्य सबसे लास्ट में आएगा। तो जब क्रिया को कर्ता को छोड़कर कर्म की आवश्यकता होती है तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ये आपका पूरा मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया, ठीक है। आगे आपको दिया गया है ये पेट में दाढ़ी होने का क्या अर्थ है? तो ये एक मुहावरा हो गया। अवस्था बहुत कम है परंतु बुद्धिमान है। तो जैसे छोटे बच्चे होते हैं हमारे घर परिवार में, तो हम उनसे कहते हैं कि इस अमुक व्यक्ति के पेट में दाढ़ी है, तो मतलब ये छोटी उम्र में ही बहुत बड़े बड़े कारनामे कर चुका है, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। ऊंट बर्राता ही लदता है, मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है काम करने की इच्छा ना रहने पर भी कार्य करते करते बड़बड़ाना व कार्य भी ना करना। जैसे हमारे यहाँ पुराने बूढ़े लोग होते हैं, उनसे आप किसी काम के लिए कहेंगे या किसी चीज़ के लिए आप आज्ञा मांगेंगे, तो वो थोड़ी देर मुंह चलाएंगे, फिर लास्ट में कह देंगे कि हाँ ठीक है, ये काम के लिए अनुमति है। तो ऐसे ही जैसे आपने किसी मजदूर को कम मजदूरी देकर काम कराया, तो वो अन्य अपने मजदूर साथियों से आपकी बुराई करेगा, कुछ अवहेलना भी करेगा, कुछ चर्चाएं भी करेगा। तो आप ये मुहावरा यहाँ पे सेट हो गया, ऊंट बर्राता ही लदता है। आगे लिखा हुआ है हिंदी का प्रथम निबंध कौन सा है? तो मैंने अभी आपको बताया मुंशी सदाशिव लाल द्वारा 1839 में संपादित निबंध राजा मूझ का सपना, ठीक है। ये आपसे CUET के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अब आगे है विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए। तो अंडरलाइन करना है, सरकार बनाना आम बात नहीं है। तो क्या बनाना आम बात नहीं है? सरकार। आपको संज्ञा से प्रश्न पूछना है विशेषण शब्द ढूंढते समय। वह कल घर आया, तो वह कब घर आया? कल।
मीरा ने उसे खाना खिलाया, तो इसमें खाना हो गया। ऐसे ही बारात का कल वापस लौटेगी, तो बारात हो गया। अब आ गया एक शब्द में उत्तर। घूमने फिरने वाला साधु को क्या कहते हैं? घूमने फिरने वाले साधु को परिव्राजक कहते हैं। ठीक है। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो रामधारी से दिनकर। एड़ियां रगड़ना मुहावरे का अर्थ होता है, जैसे आपको कहीं पर कोई काम करवाना है, मान लीजिए बैंक में आपको अपना खाता खुलवाना है, तो आपको काउंटर से काउंटर भटकना पड़ेगा और कई कागज, कई आवश्यक दस्तावेज बनवाने